स्वागत है एक बार फिर से आपका। 3 सेंटेंसेस मैंने घर से दिए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। मैंने बताया था आज हम क्लास पूरी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। चैप्टर हमारा दूसरा ही दिन है जो चल रहा है, मतलब दूसरी ही क्लास है, ठीक है। 2 सेंटेंसेस मैंने घर से दिए थे। अगर आप समझदार हैं तो इन तीनों के आंसर आप निकाल के लाए होंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 10 नंबर समझाता हूँ। इफ़ के साथ वाले हिस्से में हैड आया है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा हैड हैड मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गलती हो गई ये। अरे भाई साहब सुनो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ये जो हैड है ये अकेला रखा है बेटे। अगर तुम्हें पता हो तो दुनिया में हैव की 3 फॉर्म होती हैं। पहली होती है हैज़ या हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और हैड की थर्ड फॉर्म ही होती है हैड। तो जो हैड होता है अगर अकेला आया है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर तुम ये समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो जान लो, अगर हैड अकेला रखा है तो वो थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हैड अकेला रखा है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखा रहा है, जो कि पोजीशन को दिखा रहा है। इफ़ शी हैड अ कार, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ शी हैड अ कार बोले अगर उसके पास गाड़ी होती तो शी वुड गिव इट टू मी, वो गाड़ी जो है मुझे दे देती। आप ये कह रहे हैं अगर उसके पास गाड़ी होती वो तुम्हें गाड़ी दे देती। ये सेंटेंस कहा गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगले वाले वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नो एरर लगाओ, आगे बढ़ो। नंबर 2 देखो, सो मतलब नंबर 11 देखो। इफ राम हैड सबमिटेड द फाइल्स द बॉस वुड अप्रिशिएट हिम। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें ये दिखेगा कि इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्लोज कंडीशन है। इफ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। वुड आया है, अप्रिशिएट लिखा है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर तुम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के तो क्या करोगे? वुड हैव अप्रिशिएट का अप्रिशिएटेड। तो केवल ए बी सी ये वाला पार्ट क्या है, सी पार्ट है, केवल एक पार्ट में चेंज करना पड़ा, सी पार्ट में। 2 पार्ट में चेंज तो करना नहीं पड़ा, और 2 पार्ट में चेंज नहीं करना पड़ा तो लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले को चेंज करो। गलती कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। आंसर बनेगा सी। 10वें का नो एरर था, चौथा पार्ट था, और 11 का सी बनेगा। इसके बाद देख लो 12 नंबर, मैंने आपको बताया कि सीता वुड टेक केयर ऑफ थिंग्स इफ हर फादर हैजंट आस्क्ड हर बाय नाउ। ओहो, बड़ा शानदार सेंटेंस है यार। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना बेटे। टाइम डिसाइड्स द टेंस। एक बार की बात है, जब तुम छोटे थे तो मैंने सेंटेंस के उसमें टेंस के चैप्टर में एक बात लिखी थी, पूछो क्या? कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। मैंने आपसे कहा था ये बात माथे पे लिख लेना, बहुत ज़रूरी बात है, हर जगह काम आएगी। छोटी छोटी जगह, हर जगह एक्सरसाइज में, हर जगह मैं तुम्हें ये बात लेके चलूंगा कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, है ना। टेंस डिसाइड्स द टाइम नहीं, टाइम डिसाइड्स द टेंस। सेंटेंस में जो टाइम दे रखा है ना, वो बताएगा कि कौन सा टेंस आएगा। अब तुम ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेटे बाय नाउ लिखा है। अगर तुम जानते हो तो तुम्हें एक बात बताई थी कि बाई के साथ जैसा टाइम होता है वैसा परफेक्ट टेंस आता है। नाउ होता है प्रेजेंट। नाउ कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। बाय के साथ नाउ आया है, मतलब इस वाले पार्ट में या इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कोई गलत नहीं कर सकता। अगर तुम वुड टेक को देख के यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की सोच रहे हो, भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिल्कुल क्या सोच रहे हो? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाय नाउ टाइम है, और टाइम डिसाइड्स द टेंस, और बाय के साथ प्रेजेंट टेंस आए तो उसके साथ बाई के साथ एक तो परफेक्ट टेंस आता है, और बाई के साथ यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इसीलिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म जो आज्ड लिखी है ये बिल्कुल ठीक है। तुम चाहकर भी हैज़ के साथ आज्ड में चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने चीटिंग कर ली। पूछो कैसे? चीटिंग ऐसे कर ली, बोले सर ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, बोले ये तो बात ही नहीं हुई आपके मेरे बीच में। हमारे बीच में जो बात हुई वो ये बात हुई। बोले सर आपने एक बात कही थी, मैंने कहा। बोले इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोले ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बोले ये तो बात ही नहीं हुई क्या कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ये क्या करें? अरे इसको दूसरी नज़र से देखो। देखो इफ़ के साथ वाला हिस्सा है, इफ़ के साथ वाला हिस्सा, इसको इस नज़र से देखो बच्चे। हैज़ हैव हेड क्या होते हैं बताओ ज़रा। अगर कहीं हैज़ आए, हैज़ या हैव आए, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो हैज़ हैव होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट को दिखाती है, सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट को दिखाती है, थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है? परफेक्ट को दिखाती है बच्चे। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ भाई, ये जो फर्स्ट फॉर्म है हैज़ हैव है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ये हैज़ हैव किसको दिखा रहा है?
प्रेजेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को। मतलब ये वर्ब की किसके जैसा है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा है। हैज है वर्ब की कौन सी फॉर्म जाता है? फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, अगर इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट फॉर्म आए, तो मैं क्या सिखा चुका हूँ कि इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट से ही तो होता है बेटे। क्या सिखाया है जरा ध्यान से देखो। इफ के साथ क्या सिखाया? इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किस बात को दिखाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रियल को दिखाती है। प्रेजेंट रियल, रियल प्रेजेंट, वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और क्या है? देखो जरा ध्यान से। तो ये जो यहाँ पे हैज आया ना, इसको प्रेजेंट मानो। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानो। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मत देखो इसको। देखो हैज आया, हैज मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो अगले वाले हिस्से में क्या आता है? वुड आता है, विल आता है? अगले वाले हिस्से में विल आता है। वुड काटो, विल लिखो। विल टेक केयर ऑफ थिंग्स इफ हर फादर हैजंट आस्क्ड हर बाय नाउ। भाई बहुत अच्छा सेंटेंस था। बाय नाउ को देख के हैज एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक मानी, हैज एफ को प्रेजेंट माना, हैज एफ को प्रेजेंट मान के वुड को चेंज करके क्या कर दिया? विल में चेंज कर दिया। गलती होगी ए पार्ट में। मुझे लगता है आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई, थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलें तो मैंने कुछ बातें तो ऐसी वाली कर ली हैं, कुछ बातें मैं और करना चाहता हूँ। क्या? जैसे कि आपको पता है सर इफ के साथ, है ना, पहले सब्जेक्ट आता है। मैंने कहा हाँ आता है। बोले सर उसके बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं केवल इसी, ये कौन सी कंडीशन में आता है? ये सेमी क्लोज्ड में आता है। कौन सी कंडीशन में आता है ये? सेकंड फॉर्म किस में आती है? सेमी क्लोज्ड में। तो अगर कई बार सेकंड फॉर्म ना आए, सेकंड फॉर्म की जगह वर आ जाए, तो मैं तुमसे पूछूं गलत है सही है? अरे भाई बिल्कुल सही है। सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाए? अगर वर आ जाए तो भी बिल्कुल क्या है? इफ के साथ सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के साथ वाज वर आ जाए तो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद डॉट 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 कुछ ना कुछ आया होगा, कॉमा लगेगा, फिर से कोई सब्जेक्ट आया होगा। ठीक है साहब। उस सब्जेक्ट के साथ क्या आया होगा? उस सब्जेक्ट के साथ आया होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। अब तुम कहोगे सर इसमें नया क्या है? मैंने कहा नया कुछ नहीं है। सेकंड फॉर्म पहले बताई थी? बोले हाँ बताई थी। सेकंड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की, सॉरी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी? बोले हाँ बताई थी। बस बेटे चेंज इतना है कि इफ के साथ सेकंड फॉर्म की जगह क्या भी आ सकता है? वर्ब भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेटे वर्ब भी तो सेकंड फॉर्म ही होता है। बताओ, क्या वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं होता? बता दो सोच समझ के। अरे आपको क्या बताया? एक वर्ब बी होती है, ध्यान से सुन लो अगर तुम्हें नहीं पता तो। अभी बता देता हूँ। एक वर्ब बी होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, समझ रहे हो? और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। क्या नहीं बताया जब छोटे थे तुम? बताओ, जब तुम छोटे थे तो बताया नहीं क्या? ये बात बताई थी। बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है बीन, और बी के साथ फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है, वो क्या होती है? बीन। तो जो सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट को दिखाती है, सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? सेकंड फॉर्म दिखाती है किसको? पास्ट को, है ना, रियल के पास्ट को, अनरियल के प्रेजेंट को। ये जो सेकंड फॉर्म होती है ना बच्चे, ये वॉज वर्ब को दिखाती है। किसको दिखाती है? वॉज वर्ब को। इसीलिए मैंने कहा सेकंड फॉर्म के बदले किसका भी यूज़ हो सकता है? सेकंड फॉर्म के बदले किसका यूज़ हो सकता है? वर्ब का यूज़ भी हो सकता है। अब तुम कहोगे सर वाज नहीं आएगा। भाई वॉज नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर इफ आया है तो अगले वाले हिस्से में केवल और केवल वर आएगा, वॉज का यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या है भाई? जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, थोड़ा सा डिटेल वाली बात है, मुझे लगता नहीं अभी आपके लिए आवश्यक है। अगर आगे समय बचेगा कभी तो डिटेल वाली किसी क्लास में सब्जेक्टिव मूड पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन मुझे लगता नहीं एग्जाम के लिहाज से ज़रूरी है। तुम्हारे आनंद के लिए ज़रूरी हो सकता है कि कुछ नई बात सीखने के लिए मिली है, लेकिन नहीं, फिलहाल ज़रूरी नहीं है। इफ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म के बदले क्या आ रहा है? अगर आए तो वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। सिंगुलर नहीं आता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो सिचुएशन में, वो जब भी आ रहा होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रखा जाता है, कभी भी सिंगुलर में रखा नहीं जाता। ध्यान रखने की बात ये है फिलहाल। तो या तो सेकंड फॉर्म या वर, या तो सेकंड फॉर्म या वर, या तो सेकंड फॉर्म या वर। अच्छा ठीक है। अब तुम कहोगे सर कोई और सिचुएशन भी हो सकती है? मैंने कहा यार एक सिचुएशन हो सकती है। बोले क्या? मैंने कहा यार एक और। बोले एक और सिचुएशन क्या? भाई एक सिचुएशन ये हो सकती है क्या, कि ये हो सकता है वॉज वर सेंटेंस के कहाँ भी आ जाए, शुरुआत में भी आ जाए। वॉज वर कहाँ भी हो सकता है सेंटेंस के कहाँ आ जाए? शुरुआत में आ जाए। समझ रहे हो सकता है सेंटेंस के कहाँ आ जाए? शुरुआत में भी आ जाए। कि वर सेंटेंस के शुरू में लिखा हो, समझ रहे हो, वर सेंटेंस के कहाँ लिखा हो? शुरू में लिखा हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर अन्य कुछ वर्ब आई हो, ठीक है, कॉमा लगा हो, फिर सब्जेक्ट आया हो ये वाला अगले सेंटेंस का, और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, और डॉट 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 सेंटेंस आया हो आगे। देखो ये भी पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी सी नई बता दी कि कई बार ऐसा होता है ये पहले भी आ जाता है सेंटेंस में, है ना। हो सकता है सेंटेंस में कहाँ आ जाए? शुरुआत में भी आ जाए। देख के घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया।
है ना। दोनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है वो शुरुआत में आ जाए, ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो यार, सेंटेंस की शुरुआत में या तो वर आता है या शुड आता है, समझ रहे हो नहीं, या तो वर आता है या मॉडल के रूप में कई बार शुड आ जाता है। तुम ज़्यादा डिटेल में जाओगे, हालांकि हेड वाली भी एक आधी सिचुएशन है, लेकिन नहीं छोड़ो, या तो वर आएगा या हेड आएगा, सॉरी वर आएगा या शुड आएगा, ये दो ही सिचुएशन खास करके फिलहाल तो ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ें आ सकती हैं वैसे, इफ़ के स्थान पे वर आ जाता है, हेड आ जाता है, शुड आ जाता है, ठीक है नहीं, या तो वर आता है, हेड आता है, शुड आता है, लेकिन फिलहाल तुम इतना ध्यान रखो कि वर शुरुआत में पहले आएगा। कई बार ऐसा होता है कंजक्शन का काम कर लेते हैं ये, कई बार ऐसा होता है वॉज, ये जो वर होता है, जो शुड होता है और जो हेड होता है, कई बार कंजक्शन का काम कर लेता है। किसका काम कर लेता है ये, कंजक्शन का। तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है और ये वाली स्ट्रक्चर में पूछूं दोनों में क्या फ़र्क है, पहली और दूसरी स्ट्रक्चर में, भाई यहाँ पे कंजक्शन कौन है, इफ़ है, यहाँ पे कंजक्शन कौन है, ये कंजक्शन, वर ने कंजक्शन का भी काम करा है पहले इस वाले सेंटेंस में, और वर्ब का तो करा ही करा है। तुम ज़्यादा रिल जाओगे, टेंशन ना लो, तुम इतना ध्यान रखो कि वर्ब पहले आया है। हालांकि इफ़ के स्थान पे तीन चीज़ें आ जाती हैं, अगर तुम्हें बता दूं मैं जानकारी के लिए, इफ़ के स्थान पे कंजक्शन बनने के लिए तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो वर आ जाता है, या फिर शुड आ जाता है ना, या फिर हेड आ जाता है। ये तीन ही लोग हैं जो घूम रहे हैं इफ़ की जगह पे। किसकी जगह पे, इफ़ की जगह पे। जनरली तो और चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, खास करके ये तीन चीज़ें जो ध्यान रखनी है। चलो खैर, स्ट्रक्चर सेम है, बस सेकंड फॉर्म की जगह भरा है, इतनी ही बात तुम्हें समझानी है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। कुछ रंग बिरंगा ले लेते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है, आ जाओ ज़रा। ठीक है, सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहता हूँ, पहला सेंटेंस, इफ़ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता, इफ़ आई वर यू आई विल नॉट हेल्प हर, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता, जैसे तुमने मदद करी ना उसकी, मैं मदद नहीं करता भाई। अगर मैं सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर आई यू आई विल नॉट हेल्प हर। देखो एक बात तो समझने की ये है कि भैया इफ़ के साथ वर आया है, ठीक है नहीं, वर मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले वाले हिस्से में विल नहीं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, एक बात, ठीक है साहब, वर होती है सेकंड फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात समझने की है, कई बार वर्ब किसकी जगह पे आ जाता है, इफ़ की जगह पे आ जाता है, इससे भी घबराना नहीं है ये भी सेकंड फॉर्म ही, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब आई की तुलना किससे हो रही है, जल्दी बताओ, आई की तुलना हो रही है यू से। जब जब तुलना हो रही होगी ना, तो तुलना हमेशा सेम लोगों में होती है। तुम्हें यहाँ देख के समझ में नहीं आएगा, अगले वाले में आएगा, ध्यान से देखना। इफ़ आई वर शी आई वुड नॉट हेल्प हर। हर का मतलब कोई तीसरी लड़की की बात चल रही है, दूसरी लड़की की बात चल रही है। इफ़ आई वर, सॉरी, वर आई शी आई वुड नॉट हेल्प हर। ध्यान से सुनना, इफ़ आई वर शी, इफ़ के साथ वर आया, सेकंड फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई साहब, बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस ठीक है। मैंने आपसे कहा वर की जगह पे शुरुआत में कई बार इफ़ की जगह पे आ जाता है ये भी सेकंड फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों हमने कर ही लिए। अब तुम कहो सर समझाना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा बेटे समझाना ये चाह रहा हूँ, यू को देख के यहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, यू ही सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ जो अगर मैं तुलना करने की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं कहता हूँ इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, है ना, इफ़ आई वर शी, अगर मैं उसकी जगह पर होता, है ना, शी मतलब किसी फीमेल की बात कर रहे हो, तो तुमने आई की तुलना करी है, और तुलना हमेशा सेम लोगों में होती है भाई, सेम लोगों में होती है। अगर आई सब्जेक्टिव केस है तो ये भी कौन से केस में रखा जाएगा भाई, ये भी सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। आई वर हर मत कर देना, यह जो हर अगर लिख दिया तो वो गलत है, या एग्जामिनर ने हर लिख के दिया वो भी गलत है।
वर आए शी, है ना। अब तुम सोच रहे हो सर आई भी रखा है शी भी रखा है, अरे आई की तुलना हो रही है किससे, शी से, और तुलना हो रही है तो तुलना दोनों सेम होंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूं, अरे आई तो सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट की तुलना करोगे तो कौन से केस से करोगे, सब्जेक्टिव केस से करोगे। इफ आई वर शी, इफ आई वर शी, हर नहीं आएगा, इफ आई वर शी आएगा। दूसरी बात, वर आया है तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, समझे कि नहीं। कुछ ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो इफ वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आके तुम्हारा पूरा हुआ। मैं कुछ नई बातें तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक तो रही ये बात, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, वो कई बार देखने के लिए मिलेगा आई विश, आपको देखने के लिए मिलेगा आई विश, समझ रहे हो। आई विश के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है वुड दैट, ठीक है। ये दोनों आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दोनों का मीनिंग, दोनों की जो बेसिकली हिंदी होती है वो निकलती है काश, काश ऐसा भी होता, ठीक है। कैसा होता देखो, कि तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आ जाती है। देखो इफ़ कह रहा हूँ, इफ़ नहीं है अब तो आई विश और वुड दैट की हम बात कर रहे हैं। कई बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई विश आई वर डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, या फिर आई विश लग गया, वुड दैट लग गया, इन दोनों में से कुछ भी लगा है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाओ वर्ब की, या फिर वर्ब लगाओ। क्या कह रहा था मैं कह रहा था वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म लगाओ या वर्ब लगाओ, डॉट 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 etc। अब तुम ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, या फिर वर आया है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ काम की, भाई ध्यान से सुनना। आई विश का मतलब या वुड दैट का मतलब काश होता है ना। आई विश या वुड दैट का मतलब काश होता है। काश मतलब रियल है अनरियल है, जल्दी बताओ। काश मतलब अनरियल है। मैंने कहा काश मैं डॉक्टर होता, है ना, काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती, जैसे आप सेंटेंस कह रहे हो। तो ये काश जो मीनिंग है ना, कभी भी तुम किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में काश लगा दो, ये अनरियल ही निकलेगा थॉट, है ना। काश, काश मैं डॉक्टर होता, काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती, है ना, काश मैं तुम्हारे साथ होता, काश हम खेल रहे होते, काश मैं इंग्लिश आसानी से सीख पाता, काश मैं हर सब्जेक्ट में टॉप करता। सारी की सारी, जब भी तुम किसी शब्द से पहले, किसी सेंटेंस से पहले काश लगा दोगे, भाई वो अच्छा खासा सेंटेंस अनरियल दिखा हो जाएगा। रियल नहीं, कैसा हो जाएगा, काश, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, कि काश ऐसा होता लेकिन है नहीं, ऐसा होता वैसा होता लेकिन है नहीं। और अगर है नहीं तो ये काश वाले सेंटेंस अनरियल होते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया है, अगर अनरियल सिचुएशन का प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लो, और मैंने कहा वर्ब भी तो सेकंड फॉर्म होती है, वर लगा लो। अगर तुम्हें लगता है अनरियल सिचुएशन का पास्ट टेंस है तो अनरियल के पास्ट को दिखाने के लिए हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर मैंने आपको एक नियम बताया आई विश, तो ध्यान से देखना, विश वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चे, विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फिलहाल प्रेजेंट है। और मैंने बताया अनरियल का प्रेजेंट दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर या फिर सेकंड फॉर्म आती है। इसी वजह से तो अगले वाले हिस्से में वर या सेकंड फॉर्म रखा है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं या एक पॉइंट दे दूं, मैं तुमसे कहा कि एक नियम है, आई विश्ड, आई विश की जगह आई विश्ड लिख दिया मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर उससे आपसे पूछा कि वर्ब बताओ क्या आएगी। यार तुम समझदार हो, आई विश होता है काश, लेकिन विश्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट, मतलब काश मतलब अनरियल सिचुएशन ले रहे हो, लेकिन अनरियल प्रेजेंट की ले रहे हो, पास्ट की अनरियल रहे हो, पास्ट की, और पास्ट की अनरियल के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये नियम बताना नहीं था, ये अंडरस्टूड था कि अनरियल सिचुएशन अगर तुम्हें लगता है प्रेजेंट की है तो वर प्लस वर्ब की, वर या सेकंड फॉर्म लगा लो। तुम्हें लगता है अनरियल सिचुएशन पास्ट की है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। इतनी सी बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चा। अगर तुम समझ गए हो, बात प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की वजह से वर प्लस वर्ब की, वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वहीं यहाँ पे बात पास्ट की हो गई थी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बताओ ज़रा बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो। अगर तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। जैसे मैं कहता हूँ आई विश, काश, आई विश आई वर आ किंग। आपको पता है आई विश आया, काश आया, मतलब प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर लगाओ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ आई विश की जगह आई विश्ड,
मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, समझे। सेंटेंस विश्ड वाले सेंटेंस मुश्किल से मिलेंगे तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पास्ट की आई विश मतलब काश है, विश्ड मतलब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, पास्ट का अनरियल। पास्ट का अनरियल क्या होता है? आई हैड बीन अ किंग। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि पास्ट का अनरियल एक्शन है, प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का अनरियल एक्शन, पास्ट का अनरियल एक्शन है। अब तुम कहोगे सर ऊपर वाले में, भाई ऊपर वाला प्रेजेंट का अनरियल एक्शन है, ऊपर वाला जो है वो क्या है? प्रेजेंट का अनरियल एक्शन है। तो दोनों बातों में फ़र्क है भाई, और दोनों बातों में फ़र्क है, तो बस इतना सही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट का अनरियल एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। पास्ट का अनरियल एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम समझ गए हो तो फिर तुम समझदार हो, नहीं समझे हो तो फिर हम सिखा ही रहे हैं। और देख लो थोड़े से सेंटेंस। आई विश की जगह कई बार वुड दैट लिखा होता है, तो वुड दैट का मीनिंग भी काश से निकलता है, और वुड दैट लिख रहे हो, जैसे कहता हूँ काश तुम यहाँ होते, वुड दैट यू वॉज या वर हेयर। अब जैसे तुम वुड दैट देखोगे तो वुड दैट देखने से तुम्हें पता चलेगा बात रियल है अनरियल है। अनरियल है, तो मैं हमेशा एक शब्द छोड़ देता हूँ रियल में, और ठीक है, अनरियल है। और अनरियल के साथ वॉज नहीं, केवल क्या आता है? वर आता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का कारण है इसका। ठीक है, ये हो गई बात। नंबर 4 देखो, ठीक है। मैं कहता हूँ आई विश यू वेंट देयर, काश तुम वहाँ गए होते। अब देखो आई विश आया है, अब तुम्हें पता है आई विश प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या तो वर आता है सेकंड फॉर्म आती है। देखो वेंट सेकंड फॉर्म ही है ना। अरे गो वेंट गोन होता है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है सेंटेंस। यही आपको सिखाने की कोशिश करी जा रही थी। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ तक आके ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या होता है? पूरा होता है। मुझे लगता है ये समझाने के लिए काफ़ी चीज़ हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कई बार ना बहुत से फ्रेजेस लिखे होते हैं आपके सामने। कैसे फ्रेजेस? बोले सर ये आपने क्या बात बताई? मैंने कहा भी बताता हूँ। कई बार लिखा होता है इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, है ना। कई बार लिखा मिलता है इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। या फिर लिखा होता है इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम बहुत आता है भाई, इट इज़ हाई टाइम, है ना। अगर मैं कहता हूँ इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो ये अगर इसमें से कुछ भी आ जाए, इन फ्रेज में से कोई सा भी फ्रेज आ जाए, ये इट इज़ टाइम वाला कोई फ्रेज है, बीच में कुछ लगा दे, राइट, अप्रोप्रिएट, हाई, एग्जैक्ट, कुछ भी ब्ला 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 कुछ भी लगा दे, अरे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लगा रहा है, हमें क्या करना है। एक मिनट को ब्लैक ही लेता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि इट इज़ टाइम आना चाहिए, राइट हो, अप्रोप्रिएट हो, हाइट हो, एग्जैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, ये सब के सब इमेजनरी एक्शन होते हैं। समझ रहे हो कैसे 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 एक्शन होते हैं? इमेजनरी। और अगर ये इमेजनरी एक्शन है तो आप केवल इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिन कर रहे हो, लेकिन वर्ब कैसी है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का इमेजिनेशन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म से दिखाओगे? सेकंड फॉर्म, या फिर किससे? वर से। सेकंड फॉर्म में किससे? वर से। और डॉट 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 सेंटेंस आगे ऐसे बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट दिया नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट दिया नहीं होता तो इसको काट दो। सब्जेक्ट नहीं दिया, बोले हो सकता है सर क्या ना सब्जेक्ट ना दे। मैंने कहा भाई ना दे, ना दे तो ना दे, हमें क्या लेना, हम डरेंगे थोड़ी। मैंने कहा हाँ, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म छोड़ो, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, डॉट 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 जो भी सेंटेंस में आगे बढ़ा दो। अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, हाई टाइम, एग्जैक्ट टाइम आया है तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोनों में से कोई सा भी लगा दो। सब्जेक्ट नहीं आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। एक बात, इन्फिनेटिव का अपना कोई टाइम नहीं होता, समझ रहे हो। इन्फिनेटिव का अपना कोई टाइम नहीं होता। अगर तुम्हें जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, ना तो इन्फिनेटिव प्रेजेंट है, ना इन्फिनेटिव पास्ट है, ना इन्फिनेटिव फ्यूचर है, समझ रहे हो। इन्फिनेटिव का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता भाई। इन्फिनेटिव जिसके साथ आया है वो वैसा है, समझ रहे हो नहीं। जैसे मैं कहता हूँ आई वांट टू गो, मैं तुमसे पूछूं टू गो का क्या टाइम है? भाई टू गो प्रेजेंट को दिखा रहा है, क्योंकि टू गो किसके साथ आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आया, तो टू गो का टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। अगर मैं आई वांट टू गो की जगह लिखता हूँ आई वांटेड टू गो,
तो मैं तुमसे पूछूं टू गो फिलहाल किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को पास्ट को? आप कहोगे सर पास्ट को दिखा रहा है क्योंकि किसके साथ आया, वांटेड के साथ आया। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम टू गो। मैं तुमसे पूछूं टू गो आया है किसके लिए आया, किसके साथ आया, विल हेल्प के साथ आया। विल हेल्प क्या है, फीचर है। तो टू गो भी किसको दिखा रहा है भाई, टू गो भी फ्यूचर को दिखा रहा है। इन्फिनेटिव का अपना कोई टाइम नहीं होता, समझ रहे हो, इन्फिनेटिव का अपना कोई टाइम नहीं होता। प्रेजेंट के साथ आया, प्रेजेंट को दिखाएगा, पास्ट के साथ आया, पास्ट को दिखाएगा, फ्यूचर के साथ आया, फ्यूचर को दिखाएगा। इसीलिए जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो इन्फिनेटिव का रख देते हैं डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को। अब तुम कहोगे सर मैं तो पास्ट में रखूंगा, मैं तो अरे उसका कोई टाइम ही नहीं है, उसको क्या पास्ट में रखोगे, इन्फिनेटिव का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। जिसके साथ आया वहां जैसा आया वैसा रखा रहने तो क्या फर्क पड़ता है। ये चीज अपने आप में परफेक्ट रखी है, इसके लिए टेंस लगा रहे हो। लेकिन मैंने कहा इसका कोई टाइम ही नहीं है यार, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में कोई टाइम नहीं होता, इन्फिनेटिव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, जिसके साथ आएगा वैसा हो जाएगा। इसका मतलब इन्फिनेटिव के साथ टाइम वाइम कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा का ऐसे ही रख दो। अगर सब्जेक्ट नहीं रखा तो डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट रखा है तो तुम्हें पता है कि भाई सब्जेक्ट रखा है तो तुम्हें पता है कि ये जितने भी हैं ये सब के सब प्रेजेंट के अनरियल एक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट के अनरियल एक्शन को दिखा रहे हैं, और प्रेजेंट का अनरियल एक्शन तुम्हें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब से दिखाया जाता है। इतनी सी कहानी है, इसीलिए मैंने सेकंड फॉर्म या किसका यूज़ करा, वर्ब का। अगर मैं एक मिनट के लिए तुमसे यहीं पे ये सेम क्वेश्चन, यहीं पे मैं तुमसे ये सेम क्वेश्चन कहूँ, कॉपी हो सकता है, हो सकता है। अरे वाह, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई भाई समय से। देखो। देखो भाई, अगर ये आ जाए और इज की जगह वॉज लिखा हो बच्चे, इज की जगह वॉज लिखा हो, अब तो तुम इतने होशियार हो चुके हो कि अगर इज की जगह वॉज लिखा है तो ध्यान रखना, प्लस में अगर सब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्यों, क्योंकि भाई इसकी जगह वॉज आ गया, अब की बात अनरियल सिचुएशन पास्ट की है, और पास्ट की अनरियल अनरियल सिचुएशन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सिखाते हैं, बताते हैं। इसी क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि वॉज वर्ब जो है पास्ट की मतलब वॉज वर्ब मतलब है एक तो अनरियल सिचुएशन है, वॉज मतलब पास्ट, पास्ट की अनरियल सिचुएशन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तुम्हें अगर ना याद हो तो मैं एक बार तुम्हें टाइम लाइन पे ले चलता हूँ भाई, ये बताया तो था। प्रेजेंट की अनरियल सेकंड फॉर्म है और पास्ट की अनरियल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये लिखा अनरियल, याद करो जरा, थोड़ा सा याद होना चाहिए भाई, मैं समझा चुका हूँ ये बात। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह वॉज हो गया तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि पास्ट की अनरियल मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट की अनरियल मतलब वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतनी सी कहानी है सीखने के लिए। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई होगी तो मुझे लगता है कि मुझे दो चार सेंटेंस तुम्हें दे देने चाहिए। ठीक है, नहीं एक दो सेंटेंस लिखते हैं बैठ के बढ़िया से, जरा मजा आ जाएगा और तुम भी थोड़ा समझ पाओगे कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जरा। सेंटेंस लिखें, आ जाओ जरा, कौन से, ब्लू पेन से ही लिख लेते हैं मुझे लगता है। पहला सेंटेंस, इट इज टाइम शी, वर्ब हमने ब्रैकेट में लिखी है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दूसरा देखो, इट इज हाई टाइम ही इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का मतलब होता है यही वो समय है ना, यही वो समय है। बाकी मीनिंग सबके सेम होते हैं, इट इज़ द राइट टाइम, ये यही वो समय है, यही समय, यही सही समय है, यही वो समय है ना। नंबर 4 देखो,
इट वॉज द राइट टाइम, टाइम ना आके मूवमेंट आ जाए तो भी एक ही बात है, घबराना नहीं है। इट इज़ द राइट टाइम, राइट टाइम में जाकर राइट मूवमेंट आ जाए, एक ही बात है। ठीक है साहब, 4 हो गए। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री वाला नहीं बताया यार, वो भी बताना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ। अभी पहले एक और देता हूँ, रुको, वो दोनों लास्ट में करा दूंगा। 2 टाइप और बच रहे हैं, मैंने लिखवाए नहीं यार। देखो भाई, 7 सेंटेंस हो गए पहले तो, बहुत हो गए हैं हिसाब से, जितने होने चाहिए हिसाब से ज़्यादा हो गए हैं। समझाने के लिए बहुत है, ठीक है भाई। देखो मैं समझा देता हूँ। इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। पहली बात तो देखो, सब जगह इज़ है ना, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इज़ को देख के यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कंप्लीटेड है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? कंप्लीटेड बनेगी। इट इज़ हाई टाइम, कम का क्या बनेगा? केम बनेगा। इट इज़ द राइट टाइम, टेल का क्या बनेगा? टोल्ड बनेगा, ठीक है नहीं। इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ राइट हाई टाइम, इट इज़ टाइम, ये चारों के तीनों क्या है? प्रेजेंट के अनरियल थॉट है। ये ऐसा होता है ना, ये यही समय है, ठीक है ना। यही समय है जब हम प्रोजेक्ट पूरा किया करते थे, जो भी तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है। इज दोनों आया है, इज आया है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने तीनों सेंटेंस ठीक कर दिए। वहीं इट वॉज द राइट टाइम आ गया, इट वॉज द राइट मोमेंट आ गया, वॉज आ गया। वॉज वर्ब का मतलब है पास्ट का अनरियल एक्शन, और पास्ट के अनरियल एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड। यहाँ पे वर्ब है बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो आप कर दो हेड बीन। चौथे का आंसर हेड बीन हो जाएगा। इट वॉज द राइट मोमेंट दे हैड बीन रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे कहा इट इज़ टाइम के साथ कई बार सब्जेक्ट नहीं दिया होता। अगर इट इज़ टाइम के साथ बाद सब्जेक्ट नहीं दिया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब लिखो टू स्टार्ट। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, कि यही सही समय है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने का, ठीक है। अब ये सेंटेंस नंबर 6 लिखा है, देखो 6 नंबर देखो, इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अब स्टार्ट है टू स्टार्ट। देखो कई बार बच्चा क्या करता है पता है, बच्चा सोचता है कि यू सब्जेक्ट है, समझ रहे हो, और तुम्हें अब बोले सर आपने बताया इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट रखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, स्टार्ट का क्या लिख दोगे? स्टार्टेड। भाई जैसे तुमने काम करा, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, गड़बड़ हो गई। अगर तुमने 6 नंबर का स्टार्टेड आंसर लगाया तो गलत हो गया भाई। और अगर गलत हो गया तो कैसे हो गया, ध्यान से सुनो। गलत ऐसे हो गया बेटे, तुमने यू को देख के सब्जेक्ट मान लिया, लेकिन तुम एक बात तो भूल गए, यू से पहले क्या रखा है? फोर। फोर क्या होती है? प्रपोजिशन। और मैं बता चुका हूँ जब तुम छोटे थे, क्या कि प्रपोजिशन धरती पर आती है तो अपना क्या लेके आती है? ऑब्जेक्ट। और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में यू देता है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या ही होता है? यू ही होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं इसमें। अगर वो ये सेंटेंस ऐसे देता ना, देखो माना छः के साथ मैंने एक 8 नंबर लिखा, इट इज़ टाइम फॉर देम, और मैं लिखूँ स्टार्ट अ टॉपिक, स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अगर वो ऐसे सेंटेंस लिख के देता, भाई साहब तुम 100% पहचान लेते कि सर दैम लिखा है, दैम तो ऑब्जेक्ट होता है, सबको पता है दैम ऑब्जेक्ट होता है। बोले सर सब्जेक्ट होता तो दे होता, दे स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। सब्जेक्ट होता दे होता, तुम्हें पता है दैम लिखा है, सबको पता है कि सर दैम तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं था। इस वाली सिचुएशन में तुम बिल्कुल सीधी सीधी बात है टू स्टार्ट लगाते। तो इट इज़ टाइम फॉर देम टू स्टार्ट, सब लगाते टू स्टार्ट, बढ़िया से मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे जो यू लिखा है ना, एग्जामिनर भी यू लिख के देता है, क्योंकि हमें पता है यू ही सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है।
समझ रहे हो, यू ही सब्जेक्ट है यू ही ऑब्जेक्ट है। अगर तुमने इस फोर पे ध्यान दे लिया कि फोर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे ये जो यू रखा है ना, ये यू सब्जेक्ट नहीं है, ये यू ऑब्जेक्ट है। और अगर यू ऑब्जेक्ट है तो ध्यान से देखो, क्या इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट रखा है कहीं? इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं है। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? टू स्टार्ट। अब आप कहोगे सर माना यू सब्जेक्ट रखा हो, अरे अगला सेंटेंस देखो ना, सेम सेंटेंस है, इट इज़ टाइम यू। अब यहाँ पे कहीं फॉर वर्ड तो रखा नहीं है कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, है ना। इज आया है, लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता नहीं है। लिंकिंग वर्ब के साथ जो रखा है टाइम रखा है, इसके पास वर्ब रखी है, वर्ब ऑब्जेक्ट लेने लायक है नहीं। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट कितने लोगों का? दो लोगों का। मैंने कहा वर्ब लिंकिंग वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट लेती नहीं, प्रपोजिशन कोई रखी नहीं है, इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। और जब जब इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या कहोगे? स्टार्ट या स्टार्टेड? आप कहोगे स्टार्टेड। इट इज टाइम यू स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट देख लो 8वां नंबर, इट इज टाइम फॉर देम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। इट इज टाइम फॉर देम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। फॉर देम ऑब्जेक्ट है तो आपने टू स्टार्ट लिख दिया। मुझे लगता है 8 सेंटेंस मैंने बहुत कुछ तुम्हें समझाया होगा और बात तुम्हें पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, दो बातें और हैं सीखने के लिए, कहो तो बता दूं? अरे नहीं भी कहोगे तो बताऊंगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा ही। अब क्या बताने की बात चल रही थी? मैं आपको बता रहा था सुपरलेटिव डिग्री वाली बात और नंबर्स वाली बात बता रहा था, है ना। मैं बता रहा था कई बार ऐसा होता है इट इज़ के बाद, है ना, दा लगा के क्या देते हैं? सुपरलेटिव डिग्री दे देते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आता ही है, तो मैंने फिर भी लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री प्लस टाइम। अब तुम कहोगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? यार अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बहुत ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती हैं। डिग्रीज जो है वो दो लोगों की होती हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब की। तीन प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ज़्यादा नहीं पता है तो अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, तो अभी यह है कि ध्यान दो, मैं अभी बता दूंगा आगे कैसे कैसे होता है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। देखो इज़ आया है तो भाई अगर तुमने इज़ लगाया ही है ना, अगर तुमने क्या लगाया है? इज़ लगाया ही है, तो भाई फिर उस सिचुएशन में तो क्या ही लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे, ठीक है। और अगर तुमने वॉज लगाया है तो पास परफेक्ट लगाओगे। देखो इज़ अगर यहाँ प्रेजेंट है, समझ रहे हो, अब देखो जैसे इज़ आया है तो मैं लिख देता हूँ, अगर इज़ आया है तो यहाँ पे क्या ही आएगा? इज़ आया है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं वहीं पे कह दूँ कि इट वॉज आ गया, द सुपरलेटिव डिग्री प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्रेजेंट की जगह कौन सा परफेक्ट आएगा? अब आएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है साहब। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो रही ये बात, और एक चीज़ और ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है इट के साथ इज़ लगाते हैं, फिर उसके बाद देता है द फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट की जगह नंबर दे देगा सेकंड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ कर देता है। ये जो नंबर्स होते हैं ना बच्चे, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, नंबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो कार्डिनल होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4। जो ऑर्डिनल होते हैं वो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं भाई, इन सब के सबको सुपरलेटिव डिग्री में ही माना जाता है, समझ रहे हो। ये जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं सबके सब ऑलरेडी कौन सी डिग्री में होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। जो फर्स्ट शब्द है ना बच्चे, ये फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, इसीलिए बाकी को भी क्या ही माना गया है? सुपरलेटिव डिग्री माना गया है। जो मेन फर्स्ट है ना शब्द, ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, ध्यान रखना। फर्स्ट कैसी डिग्री का शब्द है? सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, इसीलिए बाकी सब के सबको सुपरलेटिव डिग्री माना गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर सुपरलेटिव डिग्री जैसा बिहेव करेंगे तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए इसके बाद में सुपरलेटिव जैसा ही काम होगा। क्या? सब्जेक्ट आएगा प्लस परफेक्ट टेंस आएगा, प्लस कैसा टेंस आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा। अब तुम कहोगे सर कौन सा परफेक्ट आ जाएगा? भाई शुरू में इज आया है तो कौन सा परफेक्ट आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। अगर शुरू में पास्ट आया होता, अगर शुरू में क्या आया होता? पास्ट आया होता, तो फिर पास्ट परफेक्ट आता। बस इतनी सी कहानी है।
अगर शुरू में पास्ट आया होता तो पास्ट परफेक्ट आ जाता, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं मिल जाए, जैसे माना यहाँ पे वॉज आ जाता, मगर मैं एक सेकंड रुको, फिर या तो इसको मैं हटा के लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि जगह तो मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर वाली लाइन को नीचे ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया। अब लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, और इससे आसान क्या हो सकता है, इट इज़ की जगह अगर वो इट वॉज लिख दे, ठीक है साहब, और लिख दे उसके बाद फिर बाकी सेम, द फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्ला 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब तुम्हें पता है वॉज लिखा है तो प्रेजेंट की जगह कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। दो बातें ध्यान रखने की है, हालांकि ये रूल से थोड़ा बहुत दाया बाया हट रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रख लो फिलहाल, कन्फ्यूजन नहीं। क्योंकि यार अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हें सिखाया है टेंस में, जब मैंने तुम्हें टेंस पढ़ाई थी तुम्हें क्या बताया था, सोच के देखो। मैंने तुम्हें टेंस बताया था कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वहाँ पे रामायण वाला एग्जाम्पल दिया था, याद रखना। आपको याद होगा, रामायण इज द बेस्ट एपिक आई हैव एवर रेड, याद करो, सेंटेंस सेम सेंटेंस में लिखवाया हुआ टेंस में, रामायण इज द बेस्ट एपिक, जो बेस्ट आया वो सुपरलेटिव डिग्री है। और मैंने कहा जब जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो परफेक्ट टेंस आता है। रामायण इज द बेस्ट एपिक, अगर इज आया है, रामायण इज द बेस्ट एपिक, अगर इज आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। रामायण वॉज द बेस्ट इपिक, रामायण वॉज द बेस्ट इपिक, वॉज आया होता है ना, तो वॉज आया होता तो प्रेजेंट की जगह पास परफेक्ट रखता। ये सुपरलेटिव डिग्री वाले एग्जाम्पल है ना, इनका हाइपोथेटिकल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ये इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आया है तो इज आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब, वॉज आया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं आ जाए, ऑर्डिनल नंबर्स आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाए, तो इसको देख के ये मत सोचना कि ये इट इज टाइम वाला एग्जाम्पल है। ये परफेक्ट, ये एग्जाम्पल है सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट के साथ आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट के साथ आया तो पास्ट परफेक्ट है, इसका इमेजिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये बात यहाँ पे अलग से बताई गई है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो मैं तुम्हें दो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, बिना एग्जाम्पल के तो मानूंगा ही नहीं। ठीक है, नहीं बिना एग्जाम्पल दिए नहीं मानूंगा, एक बार एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम समझ जाओ तो दो तीन ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर मैं कहता हूँ इट वॉज द सेकेंड टाइम, इट वॉज द सेकेंड टाइम राम, इट वॉज द सेकेंड टाइम राम, चलो ठीक है, कम लिख दो वर्ब, और यहाँ लिख दो लेट, ये दूसरी बार है जब राम लेट आया है। ठीक है, एक बात तो ये रही, दूसरी बार एक सेंटेंस और लिखो, इट इज़ द बेस्ट मोमेंट, इट इज़ द बेस्ट मोमेंट या टाइम लिख लो, जो भी लिखो, इट इज़ द बेस्ट टाइम राम कलेक्ट। कलेक्ट द रिपोर्ट, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब तुम्हें पता है 10 सेकंड होता है सुपरलेटिव डिग्री का शब्द, और वॉज आया है, मतलब सुपरलेटिव मतलब परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट के साथ साथ बात आई है वॉज की, मतलब पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट होता है हेड कम केम कम थर्ड फॉर्म, हेड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस परफेक्ट हो गया बिल्कुल। उसके बाद द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा। इज आया है मतलब परफेक्ट किसका आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, राम हैज कलेक्टेड द रिपोर्ट। बस इतनी सी बात है जो तुम्हें समझनी थी, और कुछ नहीं समझना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल बात नहीं थी जो तुम सोच रहे हो। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ गई तो अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता चुका हूँ, पूछो क्या। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा कर दूँ, अधूरी नहीं छोड़ूं। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इफ़ के स्थान पर तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो वर आता है, मैंने कहा था, या तो क्या आता है, शुड आता है, या फिर क्या आता है, हेड आता है। देखो ईमानदारी की बात बताना, वर वाले एग्जाम्पल दे दिए कि नहीं दे दिए, जल्दी बताओ। अरे दे दिए हैं यार, अभी तो बता के आया हूँ, शुड और हेड वाले बचे हैं, अभी दे देता हूँ। तीनों के एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें तुम्हें समझ में आ जाए कि इफ़ के स्थान पे कई बार हेड या शुड रखा मिल सकता है, अगर मिल जाए तो घबराना नहीं है, समझ रहे, आपने घबराना नहीं है। देखो भाई एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखो। माना मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, इफ दे
इफ दे शुड कम लेट, ये एक सेकंड रुको, स्ट्रक्चर लिख दूं क्या? चलो एक काम करो, तुम ऐसी समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर लिखने का छोड़ो। स्कोल्ड है, देखना स्कोल्ड दैम। देखो इफ़ जो शुड वाली स्ट्रक्चर होती है जनरली, इफ़ के साथ जो शुड वाली स्ट्रक्चर होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इफ़ के साथ वाले हिस्से में शुड आता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाद वाला जो हिस्सा होगा ना वो इम्परेटिव होगा। बाद वाला हिस्सा वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। बाद वाला हिस्सा इम्परेटिव होता है। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हुआ, माना एक सेंटेंस है, ये बिल्कुल परफेक्ट है सेंटेंस, ध्यान रखना है ना। एक सेकंड रुको यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, है ना, और मैं तुम्हें एक बार लिख देता हूँ ये शुड वाली बात, है ना, कि स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बला बला बला, ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस, है ना, उसके बाद लगता है कॉमा, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये वाला जो हिस्सा होगा ना, बाद वाला, ये जो बाद वाला हिस्सा होगा, ये कैसा होगा? इम्परेटिव होगा। ये समझ रहे हो नहीं? कैसा हिस्सा होगा ये? इम्परेटिव होगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था, एक तो रही ये बात। दूसरी बात, मैंने सेंटेंस दिया इफ़ दे शुड कम लेट स्कोल्ड देम, अगर वो लेट आते हैं, अगर वो लेट आते हैं स्कोल्ड देम, उनको डांटना। ठीक है साहब, मैंने आपसे कहा कई बार इफ़ की जगह पे क्या आ जाता है? इफ़ की जगह पे शुड आ जाता है, वो दोनों एक ही काम करते हैं। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इफ़ की जगह पे शुड लिख लो। मतलब यहाँ पे जो शुड लिखा है ना दे से पहले, ये दोनों का काम कर रहा है। यहाँ शुड जो है वो शुड भी काम कर रहा है अपना, और इफ़ का भी काम कर रहा है। शुड दे कम लेट, अगर वो लेट आते हैं, शुड वर्ब की फर्स्ट, सॉरी कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्कोल्ड देम। मैं तुमसे पूछूं क्या स्ट्रक्चर ठीक है? भाई बिल्कुल ठीक है, इस स्ट्रक्चर ठीक है। पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ के स्थान पे शुड का यूज़ हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक बार वर वाला दे देता हूँ, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प देम। ध्यान करो, ये एग्जाम्पल दिया होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? वर आई यू, मैंने इफ़ की जगह पे किसका यूज़ कर लिया? वर का। जो वर है ये किसकी जगह पे आ गया? जो वर है ये इफ़ की जगह पे आ गया साहब। ठीक है, और आगे आई वुड नॉट हेल्प देम, ये दोनों सेंटेंस ही क्या है? ठीक है। पहले वाले में मैंने इफ़ और इफ़ के साथ वर्क का यूज़ करा है, दूसरे वाले में मैंने इफ़ की जगह वर्क का यूज़ करा है। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ऐसा यूज़ हो सकता है, देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब तुम कहते हो सर दो बात बता दी, तीसरी बताई दो। तीसरा मैंने हेड बताया था, देखो ध्यान से सुनो। कई बार ना सेमी क्लोज क्लोज कंडीशन जो होती है उसमें हेड आता है। जैसे मैं कहता हूँ इफ़ ही हैड कम लेट, इफ़ ही हैड कम लेट, एक सेंटेंस में लिखवाया था आपको, शी वुड हैव पनिश हिम। यार यही सेंटेंस था कि नहीं था? सबसे पहला सेंटेंस जब कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करे थे तो क्लोज कंडीशन में सेम सेंटेंस लिखवाया था, याद करो। इफ़ ही हैड कम लेट शी वुड हैव पनिश्ड हिम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटेंस को लिखने का कोई और तरीका हो सकता है? बरखुरदार बिल्कुल हो सकता है। हैड जो है इफ़ की जगह पे आ जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शुरू में हैड, इफ़ की जगह पे हैड लिख दो, हैड ही, कम का कम, ये कम थर्ड फॉर्म है हैड के साथ जो है ये, हैड ही कम लेट शी वुड हैव punished, she would have punished him। मैं आपसे पूछूं दोनों सही हैं? भाई दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। ये तीन ही चीज़ें हैं जो आपको इफ़ की जगह पे यूज़ कर लेनी है। अगर या इफ़ की जगह पे एग्जामिनर ने यूज़ कर रखी हैं तो देख के घबराना नहीं है कि हाँ ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो ना? ये मैंने आपको यहीं के यहीं हाथों हाथ करा दी। कई बार आप देख के सोचते हो कि यार ये गलत तो नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है साहब, कंडीशनल सेंटेंस की बात तो इतनी हो गई पूरी।
मुझे लगता है कंडीशनल के लिए ठीक है, काफ़ी है ना। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, पूछो क्या। कंडीशनल सेंटेंस में हम लेके चल रहे हैं इफ़। क्या लेके चल रहे हैं कंडीशनल में हम बेसिकली इफ़ लेके चल रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं ना। इफ़ किसको दिखाता है? कंडीशन को दिखाता है। इफ़ किसको दिखाता है? कंडीशन को। कई जगह इफ़ की जगह पे इन केस लिखा मिलता है। किसकी? इफ़ की जगह पे क्या लिखा मिलता है? इन केस। तो कई बार हम इन केस को इफ़ से, मतलब बेसिकली इन केस और इफ़ को ना आपस में क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इन केस की जगह इफ़ की जगह इन केस आएगा, इन केस की जगह इफ़ आएगा। एक बात तो ये है कि इफ़ और इन केस दोनों कंजक्शन है, समझ रहे हो। मैं आपसे कहूँ इफ़ वर्सेस इन केस, दोनों के दोनों क्या ही है? कंजक्शन है। दोनों के दोनों क्या ही है? कंजक्शन है। मैं आपसे कहूँ कंडीशन की बात, हाँ बात तो सही, कंडीशन को दिखाया जा रहा है, समझ रहे हो नहीं। लेकिन इफ़ और इन केस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पूछो क्या। देखो मैंने आपसे अभी बताया था चैप्टर की शुरुआत में कि इफ़ के साथ जब रखा होता है ना, इफ़ के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो कंडीशन को दिखा रही होती है। और बाद में जो आया होता है वो रिजल्ट को दिखा रहा होता है। और यही फ़र्क है इन केस में। इन केस के साथ जो रखा होता है ना, जो इन केस के साथ रखा होता है वो रिजल्ट को दिखा रहा होता है। और इन केस के दूसरे वाले हिस्से में किसको दिखा रहा होता है? ये कंडीशन को दिखा रहा होता है, समझ रहे हो। इन केस बेसिकली प्रिकॉशन वाली सिचुएशन को दिखाने के लिए आता है। कैसी सिचुएशन को दिखाने के लिए आता है? प्रिकॉशन वाली सिचुएशन के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं रेनकोट ले लेता हूँ, कहीं हो सकता है रास्ते में बारिश पड़ जाए। मैं रेनकोट ले लेता हूँ, कहीं हो सकता है रास्ते में बारिश पड़ जाए। तो रेनकोट, बारिश पड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने पहली प्रिकॉशन ले लिया है ना। तो ये बेसिकली सिचुएशन इन केस को दिखाएगी। खैर ये तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये दो बात याद रखो। मैं इसी बेस पे अभी तुम्हें एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो, समझ रहे हो। इफ़ के साथ वाले हिस्से में कंडीशन आती है और अगले वाले हिस्से में रिजल्ट आता है। इन केस इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अभी तो कभी तुमसे पूछ ले या कहीं तुमसे ये जनरली पता है ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन में। ऑप्शन में तुम्हें दो चीज़ें रखी मिल रही हैं, इफ़ भी रखा है, इन केस भी रखा है। और तुम्हारे सामने धर्म संकट आ गया कि यार इफ़ और इन केस। देखो इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अगर तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सेम मीनिंग इन केस का भी अगर होता है। इन केस मैं तुमसे कहता हूं इन केस इट रेन्स आई विल कैरी अ रेनकोट या आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। कि इन केस इट रेन्स, अगर बारिश पड़ती है तो मैं छाता ले लेता हूं। अगर दोनों को हिंदी अर्थ से निकालने की कोशिश करोगे भाई साहब, ₹1 का फर्क नहीं है। दोनों के दोनों का अर्थ ही किससे निकल रहा है? अगर से निकल रहा है। दोनों के दोनों का अर्थ किससे निकल रहा है? अगर से। और अगर दोनों के दोनों का अर्थ अगर से निकल रहा है तो आप इसको अर्थ से डिसाइड नहीं कर सकते, आप कॉन्सेप्ट से ही डिसाइड करोगे कि कहाँ इफ आएगा, कहाँ इन केस आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ के साथ वाले क्लोज में कंडीशन रखी होनी चाहिए और इन केस के साथ वाले क्लोज में क्या रखा होना चाहिए? रिजल्ट रखा होना चाहिए। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। अब तुम कहोगे सर मेरे समझ में तो बात नहीं है, मुझे तो एग्जाम्पल लेके बताओ। मैंने कहा अरे हम किस लिए बैठे हैं, जरा देखो। अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया। दूसरा मैं देता हूं इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तीसरा मैं देता हूं इफ इट रेन्स आई विल कैरी अ रेन कोट। अब देखो 3 सेंटेंस मैंने लिखे, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं इफ यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका खून देना, और बदले में रिजल्ट में तुम्हें क्या मिलेगा? रिजल्ट में मिलेगा तुम्हें आज़ादी। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाई तुम मुझे खून दोगे, कंडीशन है, मतलब तुम मेरे लिए खून बहाओगे, अपना खून बिल्कुल मेरे साथ साथ बहाओगे। हम ना अंग्रेजों का सामना करेंगे, लड़के बिल्कुल भिड़ के बढ़िया से अंग्रेजों का सामना करेंगे और बदले में तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो कंडीशन है कि आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा, है ना। और
उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम्हें रिजल्ट में आज़ादी मिलेगी। तो जरा ध्यान से देखना, ये कंडीशन है। अगर इफ़ के साथ वाले हिस्से में कंडीशन रखी है, ये मतलब जहाँ कंजक्शन रखा है, मैं तुमसे कहूँ या इन केस आएगा, इफ़ आएगा, तो सोच के देखो यहाँ कंडीशन रखी है। अगर कंडीशन रखी है तो कंडीशन के साथ क्या ही सही होता है, इफ़ सही होता है। इसलिए तुमने सेंटेंस सुना होगा, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। जरा देखो ग्रामेटिकल सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो नहीं, पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और पहले सेंटेंस में इफ़ भी बिल्कुल ठीक है, इन केस नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने कहा इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन पहले होगी या रिजल्ट पहले होगा? सोच के देखो भाई, कंडीशन जनरली पहले होती है और उसके बाद में क्या आता है, रिजल्ट आता है। कंडीशन पहले रखी जाती है, बाद में रिजल्ट आता है, या रिजल्ट बाद में आएगा हमेशा। मैंने कहा, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि मैं अगर तुम 100 नंबर लाते हो तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। भाई कंडीशन पहले है कि 100 नंबर लेके आओ, बदले में क्या मिलेगा, बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें मिलेगी मोटरसाइकिल या बाइक, है ना। तो कंडीशन पहले, रिजल्ट बाद में, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। कभी भी शर्त पहले रखी जाएगी और उसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश पड़ती है, अगर बारिश पड़ती है, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो ऑफिस कब नहीं जाओगे, पहले ही ऑफिस नहीं जाओगे, पहले बारिश पड़ेगी, बताओ भाई। पहले पड़ेगी बारिश, जो पहले होता है वो कंडीशन है, जो पहले होता है वो क्या है, कंडीशन है। और आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बारिश पड़ने कंडीशन है, और कंडीशन का रिजल्ट क्या निकला कि तुम ऑफिस नहीं गए। मैंने कहा अगर बारिश पड़ेगी ऑफिस नहीं जाऊंगा, कंडीशन है बारिश पड़ना, और रिजल्ट में क्या होगा कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। जरा देखना, कंडीशन के साथ हमेशा क्या रखते हैं, कंडीशन के साथ तो इफ रखते हैं भाई, और यहाँ पे जो इफ रखा है बिल्कुल क्या है, सही है। एक और देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश पड़ती है, आई विल कैरी अ रेन कोट। अगर बारिश पड़ती है तो आई विल कैरी अ रेन कोट, मैं क्या रख लेता हूँ, मैं रेन कोट रख लेता हूँ। अगर बारिश पड़ेगी तो मैं रेन कोट रख लेता हूँ। क्या बारिश पड़ी, बताओ भाई। तुमने पहले क्या कर लिया, पहले तुमने रेन कोट रख लिया, पहले ही तुमने रेन कोट रख लिया। सोच के देखो, तुमने पहले ही रेनकोट रख लिया, प्रिकॉशन बरत रहे हो, प्रिकॉशन, तुमने पहले ही रेनकोट रख लिया। अगर तुमने पहले से ही रेनकोट रख लिया, इसका मतलब ये तो कंडीशन हो गई, समझ रहे हो नहीं। और इसका रिजल्ट में क्या हो सकता है, बोले साहब रिजल्ट में बारिश हो सकती है। रिजल्ट में क्या हो सकती है, रिजल्ट में बारिश हो सकती है। अब कंडीशन हो गई तुम्हारा रेनकोट रखना, और बदले में क्या हो जाए, बारिश हो जाए। तुमने रेनकोट रख लिया, बदले में शायद क्या हो जाए, बारिश हो जाए। मैंने तुमसे कहा था जो चीज़ पहले हो वो कंडीशन होती है। तुमने पहले बारिश पड़ी है, तुमने रेनकोट रख लिया, सोच के बताओ। इफ इट रेन्स, अगर बारिश पड़ी, अगर बारिश पड़ती है, बारिश इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम हो भी सकता है नहीं भी, बारिश हो भी सकती है नहीं भी। क्या समझा के आया हूं ओपन कंडीशन में, इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। ओपन कंडीशन अभी समझाई पिछली क्लास में कि ओपन कंडीशन में क्या सिखाया, अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो रियल कंडीशन है, वो एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात प्रेजेंट की चल रही है, अगर प्रेजेंट में या फिर आने वाले टाइम में बारिश पड़ती है, पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है, रियल सिचुएशन है। तो तुमने क्या करा, मैंने रेन कोट रख लिया। अरे तुमने अगर रेन कोट रख लिया मतलब बारिश पड़ने से पहले ही रेन कोट रख लिया, और जो पहले होता है वो कंडीशन होती है। अगर रेन कोट रखना कंडीशन है मतलब बारिश पड़ना उसका क्या है, रिजल्ट है। तो भाई रिजल्ट अगर पहले रखा हो तो इफ नहीं किसका यूज करते हैं, इन केस का। किसका यूज करते हैं, इन केस का। अब सेंटेंस पढ़ो, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। क्या, इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स कि अगर बारिश पड़ी, आई विल कैरी अ रेनकोट, मैं क्या रख रहा हूँ, मैं रेनकोट, मैंने रेनकोट रख लिया है, मैं रेनकोट रख लूंगा, क्या पता बारिश पड़ जाए। इन केस इट रेन्स, क्या पता बारिश पड़ जाए, इसलिए मैंने क्या रख, आई विल कैरी अ रेनकोट कि मैं एक रेनकोट लेके चलूंगा। इन केस इट रेन्स, शायद क्या पड़ जाए, बारिश पड़ जाए। यदि बारिश पड़ जाए कि भाई मैं तो रेनकोट लेके चलूंगा, क्या पता रास्ते में बारिश पड़ जाए, क्या पता बारिश पड़ जाए, यदि बारिश पड़ जाए। तो वही सिचुएशन है भाई। रिजल्ट अगर रखा होगा तो उसके साथ किसका यूज करोगे, इन केस का। अगर कंडीशन रखी है तो इफ आएगा ही। इफ तो कंजक्शन ऑफ कंडीशन है भाई। इफ तो मैं तुमसे पूछूं क्या है, कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन को दिखाना है इफ लगाओ, कंडीशन को दिखाना है इफ लगाओ, ठीक है। रिजल्ट वाली बात चल रही है तो भाई मतलब कंडीशन पहले होती है, इफ अगर आपस में बदली हो गई है कॉन्टेक्स्ट की तो फिर इफ की जगह इन केस का यूज कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। तुम सोचो इतना इजीली समझ लो, मैंने तो बड़े जोर लगाए हैं तुम्हें समझाने में, 3 सेंटेंसेज में। थोड़ा सा इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, समझने के लिए फिलहाल अगर कुछ है तो मैं बता दूं, चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया। एक तुम्हें अनटिल और अनलेस बताना है, अनटिल और
अनलेस बताना है, और अनटिल अनलेस के अलावा तुम्हें बताना है मुझे, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हें बताना है वैन और वाइल, ठीक है? थोड़ा सा तुम्हें वैन और वाइल बताना है। ये दोनों मैं तुम्हें शीट के एक्सरसाइज के साथ में करा दूंगा, अनटिल अनलेस वैन और वाइल, ठीक है? ये कॉपी अपनी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा साथ में रखा करो, उसमें कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नया है, कुछ भी चीज़ नहीं है तो वो साथ में अपना ऐड कर लिया। अनटिल अनलेस वैन और वाइल, ये दोनों चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा। चैप्टर आपका पूरा होता है, टेंस आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे क्या? एक्सरसाइज, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, मजा आएगा आपको बिल्कुल। चैप्टर आपका पूरा होता है, बेसिक्स मैंने करा दिया है, मुझे लगता है आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।